हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आता है 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में। बड़ा ही आसान है अगर आपको इसकी टेक्निक पता होती है कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ये आता है हमारे सेक्शन 1 में, जो प्रोज सेक्शन होता है उसके अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 2C। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2C जो कि आता है हमारे 3 मार्क्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो सेक्शन हमारे राइटिंग स्किल्स के अंदर दिया है 3.2, जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, जो हम सवाल करके पूछते हैं, डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी? क्या स्कूल ने हमारे अंदर के क्रिएटिव इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है? तो वो होता है हमको माइंड मैपिंग के ज़रिए, क्योंकि हम जो है बच्चों वो कई बार क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट ज़्यादा फॉलो करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं लेकर आते हैं, इसीलिए हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। पढ़ाई भी देखो हम कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं, एक टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे, नोट्स लेकर बैठेंगे, हाफ एन आवर हुआ नहीं, 15 मिनट्स हुआ नहीं, हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम नई टेक्निक नहीं अपनाते हैं, हम पुराने ही तरीकों से काम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो माइंड मैपिंग जो है वो इसी तरीके से आपको सिखाता है कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो जब आपको किसी तरीके के कॉन्सेप्ट को याद रखना हो, अगर आपको किसी तरीके के नोट्स को याद करना हो, तो कैसे माइंड मैपिंग के जरिए आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करेंगे माइंड मैपिंग के ऊपर। तो ये आता है 3 मार्क्स के लिए आपकी एग्जाम में और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैम, ये माइंड मैपिंग जो है वो होता क्या है? माइंड मैपिंग का मतलब होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे आइडियाज़, हमारे कॉन्सेप्ट अगर हमको किसी को बताने होते हैं तो उसको हम कोई अलग तरीके से डायग्राम बनाकर उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग। ग्राफिकल वे में हम उसको ग्राफ डायग्राम्स बना रहे हैं और उसको समझा रहे हैं हम अपने आइडिया और कॉन्सेप्ट को, वो है हमारा माइंड मैपिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। जैसे मैंने आपको कहा, डायग्राम बनाते हैं हम ग्राफ का, तो जाकर हम अपने आइडियाज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव तरीका होता है अपने आइडियाज़ और अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। ओके, इट सेज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ योर ब्रेन। अब ये जो हम लोग क्रिएटिव तरीका अपना रहे हैं, किसके लिए अपना रहे हैं? ये क्रिएटिव तरीका हम अपने माइंड के लिए, अपने ब्रेन के लिए अपना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा सकती है और दूसरे इंसान से एक इंसान के पास वापस भी आ सकती है। इस क्रिएटिव तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये जो माइंड मैपिंग है, इससे हमको क्या मदद मिलती है? एज स्टूडेंट आपको क्या मदद मिलेगी? क्विक मेमोराइजेशन, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स को याद करने में क्या होता है, काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम बात करें OCM की, SP की, इको की, तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको टेक्निकलिटीज़ थोड़ा सा समझना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद करेंगे? माइंड मैपिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अच्छे से वो चैप्टर्स हमको याद हो जाते हैं। हम रिवीजन जब हमको करना होता है तो माइंड मैपिंग के थ्रू हम सारे चैप्टर्स का क्या कर सकते हैं, एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है लंबे समय तक के लिए आपको चीज़ें याद रहती है अगर आप इस क्रिएटिव तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं तो। लास्ट आता है हमारा, इट इज़ अ फन वे टू लर्न। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको फन भी मिल रहा है और आपको कुछ ना कुछ सीखने भी मिल रहा है। तो इसीलिए माइंड मैपिंग जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कई सारी फील्ड में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 11th-12th में ही काम आएगा। थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने ऑफिस में काम करते हो, तभी भी आपको माइंड मैपिंग जो है वो बहुत काम आता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग अ माइंड मैप। अब माइंड मैप को बनाने के पहले ऐसी क्या पॉइंट्स है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सारे आइडियाज़ जो है ना, रैंडम हमारे माइंड में पॉपअप होने लग जाते। तो जब हमारे माइंड में आइडियाज़ पॉपअप होते जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको नोट डाउन करते जाना है। एग्जाम में भी आप सेम करेंगे, जो भी आपको टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको नोट डाउन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सीक्वेंस में ही लिखो, आप उसको सिर्फ नोट डाउन करते जाओ, आप उसका सीक्वेंस बाद में तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडियाज़ पॉपअप होते जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करेंगे अपने माइंड में, और फिर उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करने का भी काम करेंगे। फिर आपको क्या करना है, मेन आइडिया इज क्रिस्टलाइज फ्रॉम सेंटर एंड रेडिएट्स फ्रॉम देयर इज ब्रांचेस। अब जो मेन आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा जो आपका टॉपिक होगा तो वो आप क्या करेंगे,
करेंगे, ये यहाँ पर मेन जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ योगा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस मैप के ट्विग्स है। जैसे ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं, सिमिलरली ये क्या है, ब्रांचेस है, ट्विग्स इसको बोला जाता है, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। Then it says each branch contains a key idea। अब हर एक ब्रांच जो है उसका की आइडिया जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योगा पूछा जाता है, यहाँ पर आपने लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ओके, यहाँ आपने इंपॉर्टेंस लिख दिया, इस जगह पर जो है आपने बेनिफिट्स बता दिया। अब बेनिफिट्स को आपने क्या किया, फर्दर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट्स लिख दिया आपने, यहाँ पर आपने उसका स्कोप लिख दिया कि स्कोप क्या होता है। अब स्कोप को आपने इस तरीके से आगे क्या कर दिया है, ट्विग्स में डिवाइड करके उसकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल में दे दी। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट करके इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। लास्ट हमको कहता है डिराइव आइडियाज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस फ्रॉम ट्विग्स। अब वो आइडियाज जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम है, यानी कि जो इसके सब पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर ट्विग्स में जो है वो आ जाएंगे। ये हमारा हेडिंग हो गया, फिर आती है हमारे सब हेडिंग, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर के सब हेडिंग्स को लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको आइडियाज़ माइंड में पॉपअप हो रहे हैं, उसको नोट डाउन करना है, फिर उसको रीऑर्गेनाइज करना है। उसी के साथ साथ आप अभी क्या करते हो, डायग्राम बनाना शुरू करते हो, जहाँ पर मेन जो है आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो बीच में आता है। उसके बाद जो आपने ब्रांचेस बना रखी है उसके अंदर उसकी सब हेडिंग्स जो है वो आएगी। तो इस तरीके से आपको माइंड मैपिंग जो है वो करना होता है। अब माइंड मैपिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको ये डायग्राम बनाया तो आप यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। कई सारी चीज़ें होती है जो माइंड मैपिंग में यूज़ होती है। डिफरेंट शेप्स ऑफ एरोज यूज़ कर सकते हो, लाइंस यूज़ कर सकते हो, कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, बैलून्स यूज़ कर सकते हो, कॉल आउट्स, स्क्रिबल, स्क्रोल, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपने नोट्स को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको बताना है दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है तो उस कॉन्वर्जेशन को आप कैसे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई खड़ा है या फिर कुछ सोच रहा है, तो यहाँ पर आपने किसी इंसान का एक ड्राइंग कर दिया और यहाँ पर वो अपने माइंड में जो है वो कुछ सोच रहा है। तो इस क्रिएटिव तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब बच्चों ये भी याद रखना, माइंड मैपिंग जो हम करते हैं, देखो इस तरीके से, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ पर आएगा, ये उसकी सब ब्रांचेस हो गई और ये उसकी जो लेसर इंपॉर्टेंस वाली ट्विग्स है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने लाइफ में एग्जाम को हटाकर अगर अपने नोट्स की बात करें जो आपको एग्जाम में पढ़ने के लिए काम आएगी, तो बच्चों आप उसको 3 से 4 कलर यूज़ करके अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन याद रखना एग्जाम में आपको अलाउड नहीं है 3 से 4 कलर का यूज़ करना। अगर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ब्लैक ही करेंगे, ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ ब्लू से ही करेंगे। आप वहाँ पर 3-4 पेन लेकर जाकर ड्राइंग मत करना, बाद में आप बोलोगे कि अरे मुझे तो यहाँ पर कोई ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास नहीं है, सिर्फ 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने क्रिएटिव नोट्स बनाने हैं एग्जाम के लिए तो याद रखना 3 से 4 कलर का आप इस्तेमाल करते हुए अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा कलर के यूज़ करने से कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे, कलर्स का इस्तेमाल कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर मेन ग्रीन ले लिया, इसके बाद इसकी सब हेडिंग्स को क्या कर दिया, अलग अलग कलर जो है वो दे दिया, फिर उसके बाद उसको आगे आपने वापस से डिवाइड करके अलग कलर दे दिया। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर रहेंगे। बेसिक फॉर्मेट ऑफ माइंड मैपिंग, देखो ये जो है हमारा बच्चों, ये क्या है, ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। जो मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हमने अपनी हेडिंग लिख दी है सब जगह पर। अब उन हेडिंग्स के अंदर अपने सब पॉइंट्स जो है वो हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। मेन आइडिया बीच में आ जाएगा, उसके बाद आपने हेडिंग दे दिया, फिर सब हेडिंग दे दिया, उसके अंदर आपके जो सब पॉइंट्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये एक बेसिक फॉर्मेट है माइंड मैपिंग का। आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपना कोई क्रिएटिव तरीका अपनाकर, जैसे कि आपको लगता है मैं और आसानी से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिए बच्चों, आप जो है अपने नोट्स जो पढ़ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लानिंग पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, प्लानिंग पढ़ रहे हो, तो आपने प्लानिंग के बारे में यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आपने यहाँ पर हेडिंग 2 में लिख दिया है प्लानिंग, आप प्लानिंग के बाद में आप उसके फीचर्स जो है वो नोट डाउन कर देते हो, तो बस इतना काफ़ी हो जाएगा। आप उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं
नहीं लिखेंगे। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिर्फ याद करने के लिए काफ़ी हो जाए, सिर्फ ऐसे ही तरीके के आप इस्तेमाल करेंगे माइंड मैपिंग करने के लिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये मैंने एक आपके लिए तैयार किया है जो आपके बुक में भी बेसिकली दिया है, प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। अब देखो हमने इसको बच्चों किस तरीके से डिवाइड किया है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लूँगी ताकि आपको फुल व्यू स्क्रीन पे दिखाई दे। ओके, प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट। अब हमको 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो आता है बच्चों वो होता है हमारा प्रोज का सेक्शन, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो है पोइट्री का सेक्शन। तीसरा सेक्शन आता है हमारे राइटिंग स्किल्स का, और चौथा सेक्शन आता है हमारे नॉवेल का। अब पोइट्री जो है, चलो प्रोज से शुरू करते हैं हम कि प्रोज को अभी हम यहाँ पर अलग कलर यूज़ करेंगे प्रोज के लिए। ओके, वी विल टेक ग्रीन कलर। अब प्रोज जो है उसके अंदर क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमको ध्यान देनी है। देखो इसके अंदर आएगा आपका ग्रामर। अब ग्रामर के साथ साथ जुड़ा हुआ है आपका वोकैबुलरी, जहाँ पर वर्ड्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम और एटोनिम पता होने चाहिए। सिनोनिम यानी कि मीनिंग होता है, सिनोनिम का मतलब होता है मीनिंग, और एटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। एटोनिम इज अपोजिट वर्ड्स। अब फिर आपको ग्रामर में किस चीज़ों की तैयारी करनी है। ग्रामर में आपको क्या तैयारी करेंगे आप, ग्रामर में आप रिपोर्टेड स्पीच की तैयारी करेंगे, ग्रामर में आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से आपने प्रोज सेक्शन को कवर करना है। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा नॉवेल सेक्शन। नॉवेल सेक्शन अगर हम देखें तो नॉवेल में हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। हमको याद रखना है स्टोरी का कैरेक्टर, हमको याद रखना है सेटिंग, हमको याद रखना है कॉन्फ्लिक्ट, स्टाइल और प्लॉट। तो इस तरीके से आप नॉवेल सेक्शन को क्या करेंगे बच्चों, अटेम्प्ट करेंगे। फिर हम आते हैं अपने पोइट्री सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर पोइट्री में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। पहला आता है पोइटिक डिवाइसेस, दूसरा आता है हमारा अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो आपको इन दोनों के ऊपर ध्यान देना है। अब हम आते हैं अपने राइटिंग स्किल्स के ऊपर जो हम कर रहे हैं। तो राइटिंग स्किल्स में बच्चों हमको क्या क्या कवरअप करना है। हमको माइंड मैपिंग देखना है, हमको SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखना है, यही से आता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, यहाँ से आता है हमारा वर्चुअल मैसेज। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम अपने सेक्शन 3 में ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो बच्चों इन सारी चीज़ों का हमने क्या कर दिया है, एक माइंड मैप बना दिया है कि अब मुझे अगर इंग्लिश में ध्यान देना है, प्रिपरेशन करनी है अपनी एग्जाम के लिए, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपने बना दिया। अब आप देखेंगे इनमें से आप कौन सी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोज के अंदर अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो समझ लो आपने ग्रामर पर टिक कर दिया कि भैया मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका हूँ। तो अब मुझे ध्यान किसके ऊपर देना है। नॉवेल जो है वो यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो अब आप नॉवेल में देखेंगे तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लॉट के लिए किस तरीके से एक डायग्राम बनाकर यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही आपको ग्राफिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना होता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय योर माइंड मैपिंग। ओके, अब हम देखेंगे इसकी मार्किंग स्कीम, कवरिंग ऑल पॉइंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब हमको जो क्वेश्चंस में दिया है कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करके ही आपको क्या करना है, आपको माइंड मैपिंग बनानी है। तो उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। 1 मार्क आपको मिलता है प्रेजेंटेशन का, ये जिस तरीके से आपने लिखा है, नीट एंड क्लीन लिखा है, एकदम आपने सब कुछ मिक्स नहीं कर दिया। खिचड़ी नहीं पकानी है यहाँ पर, ना खिचड़ी पकानी है और ना ही बिरयानी पकानी है। तो दोनों ही चीज़ों का आप खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी खिचड़ी और बिरयानी नहीं बननी चाहिए। एकदम आराम से दाल अलग रखेंगे, राइस अलग रखेंगे, भाजी अलग रखेंगे, रोटी अलग रखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी सी डिश बनाकर क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो उसका ये जो प्रेजेंटेशन है बच्चों, इसका हमको मिलता है 1 मार्क। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे माइंड मैपिंग आते हैं हमको 3 मार्क्स के लिए। चलो अभी हमने समझ तो लिया है थोड़ा बहुत कि माइंड मैपिंग होता क्या है। अब एक क्वेश्चन को हम आसानी से इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग बनाना है जहां पर हमको बताना है बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू द स्टूडेंट्स। यानी कि अब देखो मेन टॉपिक क्या है हमारा, स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या होता है और गेम का बेनिफिट क्या होता है किसको, बच्चों को। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। फिटनेस एंड स्टैमिना, देखो स्पोर्ट्स की बात आती है तो फिटनेस और स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है, टीम स्पिरिट होना चाहिए। गुड स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, यानी कि अगर आप हार भी गए ना तो सामने वाले से बदला मत निकालो, मान लो कि हाँ भाई मैं हार चुका हूँ।
ग्रुप बिहेवियर जो है, पूरी टीम का बिहेवियर, किलर्स इंस्टिंक्ट, विल टू विन। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या दी है, ऐसी सब हेडिंग्स दी हुई है जो हमको कवर करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बनाया है बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हर एक पॉइंट बच्चों जो यहाँ पर दिए हुए हैं हमको सब कवर करना है। जैसे कि फिटनेस एंड स्टेमिना जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है हमने। टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, देखो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सबसे जो मेन हमको दिया हुआ है, कितने दिए हैं टोटल हमको, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे 5। ओके, तो सबसे पहले फिटनेस एंड स्टेमिना दिया था हमको, ये हमने कवर कर लिया है। टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ये हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। फिर आता है हमारा ग्रुप बिहेवियर, जिसको हमने कवर कर लिया है। फिर आता है हमारा किलर्स इंस्टिंक्ट, जो हमने कवर किया है। और फिफ्थ आता है विल टू विन। यानी कि ये हमारे 5 मेन सब हेडिंग्स है। मेन हेडिंग क्या है हमारी, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब इसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है सब हेडिंग्स के अंदर। अब देखो इसी तरीके से बच्चों हमने क्या किया है, सब हेडिंग्स जो है उन सब हेडिंग्स को वापस से हमने क्या किया है, सब पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। अब अगर आपको चाहिए कि आपके पास फिटनेस एंड स्टेमिना होना चाहिए, तो उससे फायदा क्या है आपको बताना है, क्योंकि मेन तो देखो ये इसका जवाब जो है ना बच्चों वो हमको देना है। बेनिफिट क्या है, फिटनेस और स्टेमिना का बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कीप्स फैटिग ऑफ, यानी कि किसी भी तरीके से लेजीनेस जो है वो आपके अंदर नहीं आती है। तो उससे क्या होता है, फैटिग अगर आपके अंदर नहीं होता है तो उससे मेंटली आप फ्रेश रहते हो और फिजिकली आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। तो ये सब पॉइंट के अंदर वापस से सब पॉइंट बन गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। टीम स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर अगर हम देखें तो मेक्स अ टीम प्लेयर इन एवरी फील्ड, ब्रॉडन्स द माइंड। यानी कि टीम स्पिरिट हो, स्पोर्ट्समैनशिप हो, वो स्पिरिट हो आपके अंदर कि चलो हार जाने के बाद भी अगर आप एक्सेप्ट करते हो अपनी हार को, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को, आपकी जो सोच है उसको ज़्यादा क्या करता है, ब्रॉडन कर देता है। तीसरे पर हम आएंगे ग्रुप बिहेवियर, जिसको बोलते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर को वापस से आपने डिवाइड किया है एन जेंडर एडजस्टेबिलिटी। सो एन जेंडर एडजस्टेबिलिटी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पर आप अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हो और उसी के साथ साथ आप दूसरों के ओपिनियंस और व्यू को भी क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। फिर हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, किलर्स इंस्टिंक्ट। तो किलर्स इंस्टिंक्ट हमको क्या बोलता है, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है, हमको अपने गोल, अपने एम के ऊपर फोकस करने के ऊपर मजबूर करता है। और नो लैक्सिटी टिल द एंड, अगर आपके पास किलर्स इंस्टिंक्ट है, आप चाहते हो कि मुझे जीतना ही है, तो किसी भी तरीके से खुद के ऊपर रहम नहीं खाना है, खुद को ढील नहीं देनी है, मेहनत जो है वो आपको करते रहना है। फिर आता है हमारा 5वां पॉइंट, जो कि हमको बोलता है विल टू विन, यानी कि आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप जीतना चाहते हो। तो विलिंगनेस जब होती है तो गिविंग वंस फुल एफर्ट टू एनी एक्टिविटी, जब वो विल होती है तो आप अपना 100-200% दे देते हो उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए। शेडिंग अवे सेल्फ डाउट, किसी तरीके का डाउट खुद के ऊपर नहीं करते हो आप। और गैदरिंग कॉन्फिडेंस विद ईच विन, और जैसे जैसे आपको एक एक जीत मिलते जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। Now we have second question for you all. Develop a mind mapping frame design to show the development in your personality seen within yourself in the last 5 years. यानी कि लास्ट 5 सालों में अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो भी आपको चेंजेस देखने मिले हैं वो आपको माइंड मैपिंग के जरिए बताना है। Now you can take the help of the following points in order to develop each of them into further branches. अब कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, जैसे कि हमको पता है कि सारे के सारे पॉइंटर्स बच्चों हमको कवर करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट कवर करने के लिए हमको 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन फिजिक, यानी कि फिजिकली जो अपीयरेंस है आपका उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है वो बताना है। सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल अवेयरनेस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर हम बात करते हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर से फिजिकल या आपके लुक्स के ऊपर बात नहीं होती है, ओवरऑल पर्सनालिटी की बात होती है, जहाँ पर IQ EQ दोनों ही देखा जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वोशंट। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलाकर आपकी क्या बनती है, पर्सनालिटी जो है वो बनती है। तो इसका माइंड मैपिंग कुछ हमने इस तरीके से बनाया है। देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, जिसके अंदर हमने अगर फिजिकल डेवलपमेंट से शुरू किया, तो फिजिकली डेवलपमेंट में क्या हुआ, एथलेटिक, आप ज़्यादा स्पोर्ट्स में जाने लगे, आपने फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर दिया योगा सीखकर। स्ट्रॉन्गर, यानी कि वेट ट्रेनिंग आपने ले लिया। तो बेसिकली इस तरीके से आपने अपने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया है, ध्यान दिया है। अगर हम बात करते हैं दूसरे अपने सेल्फ लर्निंग प्रोसेस की, तो आपने क्या क्या सीखा है, लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, यानी कि और ज़्यादा पढ़ने लग गए, नॉलेज जो है वो गेन करने लग गए, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप पढ़ने लग गए, बुक्स देखने लग गए। तो इससे आपने क्या किया, अपने आप को ही सिखाना शुरू कर दिया है।
फिर आता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपने कैसे इंप्रूव की है। तो आपने क्या किया कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, अपने थॉट्स की क्लैरिटी रखी कि जो भी आप सोच रहे हो अपनी सोच को जो है वो क्लियर रखना है कि आपका एम, वो विजन, गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना मेंटेन करके रखा। कॉन्फिडेंस आपने कैसे मेंटेन किया, आप हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर ही लोगों से बात करते हो, तो अपने आप क्या होते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंप्रूव किया है। नेक्स्ट वी हैव इज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर कैसे ध्यान दिया आपने, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया है, जहाँ पर घर के काम करने पड़े तो आपने उन पे ध्यान दिया है। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे फैमिली का हिस्सा है, जहाँ पर फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करना, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना, जो भी आप काम कर रहे हो क्या ज़रूरत है उसको अभी के अभी कंप्लीट करने की या उसको बाद में भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो आप प्रायोरिटी देते हो उस काम को, वो भी हमारे एक फैमिली, वो भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल अवेयरनेस, जो कि आता है हमारे कम्युनिटी के बारे में और आता है हमारे एनवायरनमेंट पे। अब कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकल क्लीनलीनेस ड्राइव हमने कंडक्ट किया, जहाँ पर साफ सफाई का अभियान हमने शुरू कर दिया। तो बेसिकली अपनी लोकल कम्युनिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड प्लांटिंग मोर ट्रीज, वी आर यूजिंग वाटर जुडिशियली, यानी कि पानी का सही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सही इस्तेमाल के साथ साथ हम जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजम्पशन, और हो सके उतना प्लास्टिक का कंजम्पशन हम नहीं करते। तो देखो यहाँ पर बच्चों, आपने जहाँ जहाँ देखा है हमने माइंड मैपिंग किया है, कहीं ना कहीं हमने क्या कोशिश की है, वहाँ पर अगर कोई डायग्राम बना सको, छोटा मोटा इमेज बना सको, अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये पेंटिंग और ड्राइंग की एग्जाम नहीं है, जैसे मैंने बोला आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है, 3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ज़्यादा यहाँ पर कलरिंग करते बिल्कुल भी मत बैठना, वरना आप ये डायग्राम देखकर वहाँ बैठकर ड्राइंग बनाना शुरू कर लोगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो आप माइंड मैपिंग करते हो, आप पॉइंट्स को कितने अच्छे से इलेबोरेट करते हो, कितने पॉइंट्स को कवर करते हो, उसकी ज़रूरत है। तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो टाइम का ध्यान रखना और बिल्कुल भी टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करना। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम 3.3 नोट मेकिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।